अपन देखो पीरियोडिक टेबल चल रही है, आज इसको खत्म करते हैं पीरियोडिक टेबल को, क्योंकि बेसिकली जो सवाल आने होते हैं, जो बातें होती है वो सारी क्लियर कर ली है। थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स यहां से रह गए हैं। सबसे पहले तो देखो पीरियोडिक टेबल आपको याद करनी है, आप सबके पास पीरियोडिक टेबल होगी भी। मैं यहाँ पे आपको देखो पीरियोडिक टेबल में केवल सिखा सकती हूँ, ट्रिक्स बता सकती हूँ, वो मैं बता दूंगी, ठीक है। और इसके अलावा आपको पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, मेटेलॉइड्स है यानी धातु है, अधातु है, उपधातु है, वो सारे आपको एक साथ पढ़ने होंगे। एक साथ लिख लेना नोट्स के साथ, उनको भी आप ऐड कर लेना, ठीक है। नेट पे सर्च कर लेना, कैसे भी करके आप उनको एक बार ऐड कर लेना, लिख लेना। तो कुछ पॉइंट्स है पीरियोडिक टेबल बताने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बता देती हूँ पीरियोडिक टेबल्स के, जहां से सवाल एनटीपीसी में तो आ चुका है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का जो पहला पॉइंट अगर अपन आज ले तो वो होता है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। धातु और अधातु की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु और अधातुओं की क्या क्या गुण हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। अब धातु और अधातु, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस एलिमेंट को धातु बोल सकते हैं और किस एलिमेंट को हम अधातु बोल सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो हमें इस पॉइंट का पता होना चाहिए। देखो अगर आपको सबसे पहले ये पता करना है कि व्हाट इज द मेटल, आप धातुएं किसे कहेंगे, ऐसा कौन सा मुख्य लक्षण है जो आपको पता है, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, एक मेटल है। क्या है, एक मेटल है, एक धातु है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, हाँ गुड मॉर्निंग, जो भी आ गए हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो सबसे पहले देखो धातुएं क्या होती है। धातुओं का सबसे मुख्य लक्षण जो होता है, धातुओं का जो मुख्य लक्षण है, मुख्य जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि जितनी भी मेटल्स है, जितनी भी धातु है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, डोनेट करती है। डोनेट करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को दान करती है। इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, दान करती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। यानी सभी तत्व, ऐसे सभी एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के साथ साथ भंगुरता हो गया, तन्यता हो गया, ठीक है, चालकता हो गया, ये सभी लक्षण दिखाते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। लेकिन धातुओं का बिल्कुल विद्युत की सुचालक होती है कौन, धातुएं। तो विद्युत की सुचालक कब होती है, जब आयनों का क्या होता है, ट्रांसफर हो सकता है, आयनों का क्या हो, कम से कम स्थानांतरण तो हो। और आयनों का स्थानांतरण किसकी वजह से होता है, या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा। तो धातुएं वे होती है जो हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, डोनेट करती है, इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, दान करती है। धातुएं कभी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करती या फिर धातुएं कभी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करती। सिंपल सी बात हमें याद रखनी है कि मेटल्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ग्रहण करती है। जैसे कोई भी तत्व है, फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेती हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ में एग्जाम्पल ले लिया मैंने NaCl का। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl। अब देखो यहां पे हम क्या पढ़ते हैं कि सोडियम क्या है, एक मेटल है। सोडियम क्या है, एक मेटल है, एक धातु है। और एक ऐसी मेटल है जो इतनी तेजी से रिएक्शन करती है कि आप इसे खुली हवा में या फिर आप इसे ओपनली नहीं रख सकते। भाई ऐसे देखा है कि आपने कि सोडियम यहां रखा है, यहां रखा है, या फिर सोडियम को तो हम जेब में ही रखते हैं, ऐसा नहीं होता ना। सोडियम हो गई, पोटेशियम हो गई, ऐसी धातुएं हैं जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है और इन्हें मिट्टी के तेल में या फिर कैरोसिन में हम क्या करते हैं, इनको रख देते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत जल्दी ऑक्सीजन से क्या करती है, अभिक्रिया करती है। तो ध्यान रखना। देखो आप सबने सुना होगा सोडियम के बारे में कि सोडियम एक ऐसी मेटल है जो बहुत तेजी से क्या कर सकती है, अभिक्रिया करती है। इनकी सक्रिय धातु का नाम ले तो वो क्या हो गई, सोडियम हो गई। अब देखो सोडियम मेटल है,
यानी सिंपल सी बात है, यहां हम क्या पढ़ते हैं कि ये सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे, और क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है। ठीक है, अब मैंने एक बात आपको, आज मैं एक ट्रिक बता देती हूं। अगर आपको बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन देखने हैं ना, तो आप इस पे चले जाया करो, लास्ट वाले पॉइंट पे। यहां पे देखो कितना है 1, और यहां पे कितना है 7, यानी सोडियम की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, और क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7। ये सिंपल तरीका होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। सरवन कटारिया जी, मैम वीडियो बफरिंग कर रहा है, एक बार दोबारा से स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो क्या होगा कि सोडियम 11 नंबर पे आता है, तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1। हमने कैसे पता लगा लिया, यहां से ये ट्रिक होता है, 20 तक तो ये पॉसिबल हो जाता है। इसके बाद क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 17 पे, तो क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। क्यों होगा, स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व के लिए। क्योंकि जो भी काम चल रहा है आज दुनिया में, लाइफ में हम जो भी कर रहे हैं, सारा किसके लिए कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं, स्थायित्व के लिए कर रहे हैं। तो होगा क्या कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में बातचीत होगी, और बातचीत क्या हुई, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास बाह्यतम कक्षा में कितने हैं, 7 है। यानी क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि हमेशा ऑक्टेल कंप्लीट होना चाहिए। जब तक अष्टक कंप्लीट नहीं होगा तब तक कोई एलिमेंट स्थायी नहीं हो सकता। तो कितने नंबर पे आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। कितने की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जबकि देखो सोडियम के पास कितना है बाह्यतम कक्षा में 1, इसको कितने की जरूरत है, 7 की, 7 इलेक्ट्रॉन। अब मेरे को एक बात बताओ कि क्लोरीन इतना बेवकूफ नहीं है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम को दे दे। क्लोरीन पूरी मेहनत करेगा, और आपको पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों, कल हमने बात कर ली थी इसके बारे में कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त सारणी में सर्वाधिक किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की पूरी क्या करेगा, कोशिश करेगा। ठीक है, तो हुआ क्या यहां पे कि सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, क्लोरीन को देगा। यानी सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, डोनेट किया है। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, किसको किया है, क्लोरीन को, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है। जैसे ही क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इसके पास कितने हो गए, 8 हो गए, जबकि सोडियम के पास यहां कितने रह गए, 0 रह गए। भाई कुछ थोड़ा बहुत तो, इससे अच्छा तो नहीं हो, वो ही ठीक है ना। भाई स्टेबिलिटी कब आएगी, जब सोडियम के पास 7 इलेक्ट्रॉन और आए। तो सोडियम क्या सोचेगा, भाई 7 तो मेरे को कोई दे नहीं सकता, इससे अच्छा मैं एक काम कर लेता हूं, मैं स्टेबल तब भी हूं जब मेरे पास कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है। तो होगा क्या, सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन को कि तुम 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, मैं अपना काम चला लूंगा। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाह्यतम कक्षा में 0 हो गया, तो मैं स्टेबल हूं, तो मैं कोशिश यही करूंगा ना कि जो काम सिंपल है, तो सिंपल काम क्या है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता हूं। तो सोडियम ने क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब सोडियम के पास तो 0 हो गया। अब यहां देखो सोडियम क्या थी, एक मेटल थी, एक धातु थी, और मेटल ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, दान किया। जबकि क्लोरीन क्या होती है, एक नॉन मेटल होती है। जबकि क्लोरीन क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल का मतलब आप इसे क्या बोलेंगे, एक अधातु है। नॉन मेटल का मतलब क्लोरीन क्या है, एक अधातु है। अधातु क्यों है, क्योंकि क्लोरीन यहां से क्या कर रही है, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है। ठीक है, तो याद रखना इस बात को कि सबसे अच्छा जो लक्षण होता है मेटल और नॉन मेटल का, वो क्या होता है, हर रागिनी जी बताती हूं अभी। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि मेटल्स में क्या है कि Na क्या है, एक मेटल है, एक धातु है, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, डोनेट कर रही है, प्लस विद्युत की क्या है, सुचालक है। ठीक है, और साथ के अंदर जैसे तन्यता हो गई, भंगुरता हो गई, ऐसे कैरेक्टर भी इनमें देखने को मिलते हैं, याद रखना। और इसके बाद क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया अपने आप की स्टेबिलिटी के लिए। तो मेटल क्या है, थोड़ा सा मतलब अपने आप में सैक्रिफाई करने वाला होता है कि ये देने का काम करता है कि आप हमारे से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें मेटल बनना है, हमें धातु बनना है, हमें दानी बनना है, तो हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। बट क्लोरीन पूरी कोशिश करेगा क्या करने की, इलेक्ट्रॉन लेने की। ठीक है, ये बात आपको
क्लियर हो गई। तो मेटल और नॉन मेटल में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि धातुएं हमेशा क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, ठीक है, जबकि अधातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। जैसे एक एग्जांपल हमने किसका लिया है, NaCl का लिया है, जहां सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ग्रहण किया है। अब देखो आपसे एक बात पूछी जाती है, ये बात तो बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि मैम हमें पता है, ये बात तो हमें पता है, लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा जाता है, सवाल वही पूछा जाएगा आवर्त में और वर्ग में, जो बात मैं आज 4-5 क्लासों से बार बार मैं आपको पढ़ा रही हूं, कभी विद्युत ऋणता, कभी आयनन विभव, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, जहां से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब आपसे सवाल वही पूछे जाएंगे, जैसे आपको वर्ग दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा है, वर्ग दे रखा है, और वर्ग में आप हमेशा क्या करते हैं, अप टू डाउन जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको क्या दे रखा है, कोई आवर्त दे रखा है, कोई पीरियड दे रखा है, तो आवर्त में आप हमेशा लेफ्ट टू कहां जाते हैं, राइट जाते हैं। आवर्त में आप हमेशा क्या होते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं, सोच के बताना, आज मैं आप पे छोड़ती हूं, सोच के बताना कि अगर मैं किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाती हूं तो धात्विक गुण बढ़ेगा या फिर घटेगा। मेटेलिक कैरेक्टर, धात्विक गुण की मैं बात कर रही हूं, मुझे धात्विक गुण बता दो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अधात्विक गुण हो जाएगा, ठीक है। मैं कल की क्लास में क्या बार बार बोलती हूं, प्लीज अपने सिलेबस का ध्यान रखो, हर एक एग्जाम में ये टॉपिक आते हैं, सभी को इसको पढ़ना है। अच्छा, कुलदीप राजक बता रहे हैं कि जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है। ओके, देखती हूं, देखिए आज कौन सही बताता है। जय श्री राम अनिल, आंसर दो। इंक्रीज होगा, सीमा सैनी जी बता रहे इंक्रीज होगा। ओके, रोशन भी बता रहा है बढ़ेगा। दिनेश बोल रहे लेवल बहुत हाई है मैम, पढ़ना पड़ेगा भैया, आजकल सवाल लेवल वाले ही आते हैं। बराबर रहता है सोमवीर, घटता है। बिल्कुल सुरेश जी, आपको पढ़ना है, पढ़ो आप आराम से। इंक्रीज होता है, अरे कोई इंक्रीज बता रहा है, कोई डिक्रीज बता रहा है, कोई बता रहा है कि बराबर रहेगा। मैं 5 क्लास यार तुम लोगों को पढ़ा चुकी हूं। अगर मैं फर्स्ट क्लास के बच्चे को अगर 5 बार एक ही 5 घंटे अगर एक ही बात बताती हूं ना कि आपको ये सवाल कैसे करने हैं, तो कसम से वो कर देता इस सवाल को। लेकिन मैं बार बार आपको एक ही बात बता रही हूं कि कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे तो ये इसका मतलब ये है कि आपका ध्यान ही नहीं है क्लास में। चलो अभी मैं बताऊंगी, लेकिन आपको अपने आप में फील करना है कि किसका सही है किसका गलत है। करना कैसे होता है, सवाल को ध्यान से देखो। ये बात वैसे तो मैं बार बार में पढ़ा चुकी हूं, मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता ही देती हूं, आगे कभी नहीं बताऊंगी। देखो, मैंने कहा कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप परमाणु त्रिज्या को काम में ले लो। देखो, अगर किसी वर्ग की बात करते हैं, एक बार मैं आवर्त को मिटा देती हूं, केवल हम वर्ग की बात करेंगे। अगर मैं किसी वर्ग की बात करती हूं तो हमने क्या लिखा था कि वर्ग में जब हम अप टू डाउन जाते हैं, तुम तो नहीं पढ़ते, मैं रिवाइज कराती हूं, जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, मैम कक्षकों की संख्या बढ़ती है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ते हैं, कक्षकों की संख्या बढ़ती है। और क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझा दिया था, बार पीछे के वीडियोस रिवाइज कर लेना। कक्षकों की संख्या बढ़ती है, ठीक है, कक्षकों की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब मैम परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है। परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ती है। और परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो आप क्या कहेंगे, नाभिकीय आवेश क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नाभिकीय आवेश क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि जब परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रही है, परमाणु त्रिज्या बढ़ने का मतलब, जैसे कोई परमाणु है, ये इसका नाभिक हो गया पॉजिटिव, ऐसे इसमें बहुत सारे कक्षक है, और अगर जितने कक्षक बढ़ेंगे उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, परमाणु त्रिज्या होगी, एटॉमिक रेडियस होगी,
ठीक है, अब आप क्या बोलोगे कि परमाणु त्रिज्या भी ज्यादा है, नाभिक की आवेश का मान भी कम है, और साथ में कक्षकों की संख्या भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब मैंने एक बात बताई आपको कि जितना बड़ा परमाणु है ना, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। क्यों कर सकता है? देखो, नाभिक की आवेश में क्या आ रही है, कमी। क्यों आ रही है? ये बाह्यतम कोश इस नाभिक से इतनी दूरी पर है, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, करते कि नहीं करते? अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो जब तक ये आकर्षण बल यहां ज्यादा रहेगा, तब तक ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, अट्रैक्शन है। और कल मैंने एक अच्छा सा एग्जांपल दिया था कि जब दो बंदों के बीच में अच्छी बनती है और अच्छा अट्रैक्शन होता है ना, तो तीसरे बंदे को उनका रिलेशन तोड़ने में उतना ही क्या आता है, जोर आता है। बताया था मैंने, ठीक है। या फिर दोनों में से एक बंदे को उस रिलेशन से, अगर दोनों बंदे उस रिलेशन को खत्म करना चाहते हैं तो दोनों को बहुत जोर आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ जब तक रह रहे थे तब तक उनकी लाइफ ठीक चल रही थी, लेकिन बाई चांस उनको एक दूसरे से अलग होना पड़ रहा है तो उनको जोर आएगा। क्यों? वो एक दूसरे के बहुत करीब थे, बहुत पास थे। लेकिन यहां देखो कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर दूर है, अट्रैक्शन फोर्स तो होगा, दोनों में आकर्षण तो लगेगा। क्यों? क्योंकि नाभिक तो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन कैसा है, ऋणावेशित है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यहां आकर्षण कम हो गया है। क्यों? इनकी दूरी बढ़ गई, इनकी डिस्टेंस क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आकर्षण बल का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। यानी कि ये परमाणु है, ये आसानी से अपनी बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, निकाल सकता है। और जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है उसमें सबसे ज्यादा क्या होते हैं, धात्विक गुण होते हैं। यानी एक बात हमें समझ में आई कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जब अप टू डाउन आ रहे हैं, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, नाभिक की आवेश कम हो रहा है। मींस क्या हो गया, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल क्या हो गया है, कम हो गया है। अब आकर्षण बल कम हो गया तो यहां से इस बंदे को निकालना बहुत आसान काम है। तो ये परमाणु क्या करेगा, यहां से परमाणु की बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आसानी से निकाल देगा। और जो आसानी से, जितना इजी वे में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, उतना ही ज्यादा उसका क्या होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, धात्विक गुण होता है। यानी एक बात समझ में आई कि जब हम अप टू डाउन जा रहे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, यानी जैसे जैसे आप नीचे जाओगे परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और उतने ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाला जा सकता है। मींस अगर हम किसी भी वर्ग में अप टू डाउन जाते हैं तो धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि परमाणु त्रिज्या के समानुपाती होगा क्या, धात्विक गुण। ऊपर से नीचे जाने पर जब परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, परमाणु का आकार बढ़ रहा है, तो आसानी से कोई भी परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। यानी ऊपर से नीचे जाने पर उसका धात्विक गुण भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये बात बताओ, आई बात समझ में, कैसा हुआ, क्यों? ठीक है, अब धात्विक गुण बढ़ेगा तो आप सीधी सी बात लिख सकते हैं कि अधात्विक गुण क्या होता है, घटता है। अधात्विक गुण घटता है, क्योंकि धात्विक गुण बढ़ेगा तो नॉन मेटल प्रॉपर्टीज हैं, अधात्विक गुण क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, यानी कि घटेगा। ये बात समझ में आई क्या? वर्ग की बात समझ में आई? कैसे समझ में आई आपको? आपको कैसे समझ में आया? हमें यह समझ में आया कि जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आप क्या कहेंगे, आपको आंसर देना होता है मैम परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, परमाणु का आकार बढ़ेगा। और परमाणु का आकार बढ़ेगा तो आप क्या कहेंगे कि नाभिक की आवेश कम होगा। और नाभिक की आवेश अगर कम हो गया तो मतलब नाभिक से इलेक्ट्रॉन बहुत दूरी पे चले गए, डिस्टेंस बहुत हो गई, और दूरी हो गई तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम, आकर्षण बल कम होगा। और आकर्षण बल कम होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन वहां से निकल सकता है। भाई कोई रोकने वाला ही नहीं है, रोकने वाला वो तो दूर बैठा है, तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता, तो जो मन चाहेगा वो उसके पास जाएगा। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉन अगर उसका खुद का ही होता तो वो उसको छोड़ के थोड़ी जाता। तो सोडियम का बाह्यतम कक्षा में का इलेक्ट्रॉन निकला और किसके पास गया, क्लोरीन के पास गया। तो क्लोरीन को तो उसने अधातु बना दिया और सोडियम को उसने क्या बना दिया, धातु बना दिया। बात को समझने की कोशिश कर रहे हो?
ठीक है। इसी कारण जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण तो बढ़ता है, रटने की जरूरत नहीं है, बार बार बोल रही हूं, चीजों को समझो, कंसेप्ट को क्लियर करो। मेटेलिक प्रॉपर्टीज तो बढ़ती है, बट जो नॉन मेटल प्रॉपर्टीज है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, घटती जाती है जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं। अब देखो सेम हम किसकी बात कर लेते हैं, अब आवर्त की बात कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है कि अगर वर्ग में बढ़ता है तो आवर्त में घटेगा। अब आवर्त में घटता क्यों है, शायद मुझे लगता है कारण भी आपको समझ में आ गया होगा समझाने से पहले ही, अगर आप समझ रहे हैं तो। देखो जैसे ये आपके पास आवर्त है, आवर्त है, आपके पास पीरियड है। एक बात आज आपको मैं बताती हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पीरियड है, ये आवर्त है। आप पीरियड में हमेशा किस तरफ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है। आप जब आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते तो आप क्या कहेंगे, मैम हम बार बार में पढ़ चुके और बोर भी हो गए कि परमाणु त्रिज्या घटती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, डिक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस घटती है। आपको पता है कि ये परमाणु का नाभिक हो गया और इस परमाणु में केवल एक ही कक्षा है, तो परमाणु का बाह्यतम कोश भी यही है और कोश भी यही है, तो यहीं पे इलेक्ट्रॉन होंगे और परमाणु का नाभिक भी पास में ही है। तो आपको पता है कि जितना परमाणु त्रिज्या कम होगी, नाभिकीय आवेश उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, मैम इसमें नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, और नाभिकीय आवेश क्या करेगा, धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है। यानी कि नाभिकीय आकर्षण बल यहां पे ज्यादा लगता है। क्यों लग रहा है, क्योंकि कक्षक कम है और दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, दूरी कम है, दोनों पास पास में है, तो दोनों को अपनी कमियां भी पता है और अपना जो स्ट्रॉन्ग पावर है वो भी पता है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो कभी भी नाभिकीय आवेश ये नहीं चाहेगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यानी कि यहां इलेक्ट्रॉन को निकालने में क्या आएगा, जोर आएगा। यानी कि ये मेटल अच्छी नहीं होगी, इन मेटल का जो धात्विक गुण है वो कम होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही डोनेट नहीं कर पा रही। धातु तो वे है ना जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर दे, जबकि जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या घटेगी इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट नहीं किया जा सकता। तो आप क्या कहेंगे कि मैम जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी आवर्त में तो धात्विक गुण क्या होता है, घटता है। आप क्या कहेंगे, धात्विक गुण घटता है। और अगर धात्विक गुण घटता है तो आप क्या कहेंगे, नॉन मेटल प्रॉपर्टीज यानी अधात्विक गुण बढ़ता जाता है। नॉन मेटल प्रॉपर्टीज यानी अधात्विक गुण बढ़ता जाता है। क्लियर है क्या, ये बात आप लोगों को शायद समझ में आई होगी। आई बात समझ में, कैसे हुआ, आवर्त में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, कक्षकों की संख्या कम होती है, प्लस परमाणु की त्रिज्या भी कम है, परमाणु आकार भी कम है। जितना छोटा परमाणु है, जितना छोटा परमाणु है अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा। यानी नाभिकीय आवेश इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, भाई मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, अगर तू चला गया तो मेरा क्या होगा, मैं तो अकेला रह गया पीछे, ठीक है। या फिर मेरे पास तो अब अट्रैक्शन फोर्स मेरा तो धीरे धीरे कम होने लग गया, अब मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो इसको निकलने नहीं देगा। अब जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल रहा, जब इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट नहीं कर पा रहे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी तो कम होगी ना धीरे धीरे। तो हुआ क्या कि जब इसका धीरे धीरे ये चार्ज डिक्रीज होने लगा तो आप क्या कहेंगे कि धात्विक गुण में क्या आने लगी है, कमी आने लगी है, ठीक है। तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या घट रही है तो धात्विक गुण भी क्या हो रहा है, घट रहा है, लेकिन अधात्विक गुण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी। वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है, क्यों, कक्षक बढ़ रहे हैं, नाभिकीय आवेश कम हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम है। जबकि हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो धात्विक गुण कम होता है। क्यों, परमाणु त्रिज्या कम हो रही है, एटम बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन निकालना उससे बहुत मुश्किल बात है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ज्यादा कोई डिफिकल्ट बात तो है ही नहीं ना, बस केवल हमें कंसेप्ट क्लियर हो। देखो इस एक बात बता देती हूँ, कोई भी सब्जेक्ट ऐसी नहीं है जो आप पढ़ नहीं सकते या फिर जो आपको समझ में नहीं आ सकती, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और कंसेप्ट क्लियर कब होंगे, जब जिस दिन आप टॉपिक के अंदर घुसना शुरू कर दोगे। आप सब्जेक्ट के अंदर जिस दिन घुसने लग गए ना, उस दिन से मान लो कि आपकी सब्जेक्ट आपके हाथ में है, आपके जो चैप्टर्स हैं, जो आपके सिलेबस आपको दे रखा है वो आपके हाथ में है। तो कम से कम कोशिश तो करो। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी और मेरे हिसाब से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है।
सारी बातें आपको कंसेप्ट वाइज पढ़ाई है, बिना काम की मैंने रटाने की, अगर मुझे रटाना ही होता तो मैं लिखवा देती कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते तो धात्विक गुण बढ़ता है जबकि अधात्विक गुण घटता है। बट हमें रीजन पता होना चाहिए ना, कारण क्या है। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ भी बोलते हैं, एक बात मैं बता देती हूँ, आपके अंदर कभी भी सेटिस्फिकेशन नहीं आनी चाहिए। सेटिस्फिकेशन का मतलब आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो ना तो आपको सेटिस्फाई होने की जरूरत नहीं है। क्यों अशोक गुजर सही बोल रही हूँ? क्योंकि जिस दिन आप सेटिस्फाई हो गए ना, चीजें सीखना भूल जाओगे। सपोज करो एक घड़ा पूरा भरा हुआ है, अगर आप उसमें पानी डालोगे तो बाहर ही निकलेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन घड़े के अंदर छोटे छोटे ऐसे पोर होते हैं, ऐसे छिद्र होते हैं जिनसे पानी बाहर निकलता रहता है और आप उसमें और पानी डाल सकते हो। मतलब क्या है, वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं है, अभी भी संतृप्त नहीं है, अभी भी उसको कहीं से भी कुछ मिलता है तो वो ले सकता है। तो आपको भी यही करना है, कहीं से भी आपको कुछ भी सीखने की चीज मिले, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो लेवल की हो, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, कुछ भी सीखने को मिले उसे एक्सेप्ट करो। कभी अपने आप को सेटिस्फाई मत समझो, क्योंकि जिस दिन आप सेटिस्फाई हो गए ना, मैं गारंटी लेके बोल सकती हूँ उस दिन आपका सीखना बंद हो जाएगा। आप अपने आप में सब कुछ मान लोगे कि मुझे सब कुछ आता है। कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, और आप भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूं, और भी कोई ये बोलता है कि मैं परफेक्ट हूं, नहीं भाई, कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, गलतियां इंसान से होती है। तो ध्यान रखो, सेटिस्फाई नहीं हो ना, सीखने की कोशिश करो चीजों को। चलो अब आप हेडिंग लिखो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइडों की प्रकृति। देखो मुझे नहीं पढ़ाना आपको, मैं अगर पीरियोडिक टेबल बना के और आपको ये बोल रही हूं कि आप इसको रट लो, इतने नंबर पे टंगस्टन 74 पे आता है, ओरम आता है, चांदी 47 नंबर पे आता है। अब गया वो जमाना, पहले ये पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता। पहले ये बात पूछी जाती थी, अब नहीं पूछी जाती। अब तो कुछ नया करो, क्योंकि नया ही पूछा जाता है। ठीक है, चलो हेडिंग लिखो। आप हेडिंग लिखेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइडों की प्रकृति। नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइडों की प्रकृति। हेडिंग लिखो जल्दी से, सवाल पूछा जाता है। नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइडों की प्रकृति। अब सबसे पहले तो कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे कि ऑक्साइड क्या होते हैं, और आपको पता है कि ऑक्साइड अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, उभयधर्मी भी हो सकता है। अब कई बार सवाल आ गया, जैसे आपसे पूछ लिया, आपको एग्जांपल दे दिया Al2O3, B2O3 या फिर CO2, CO, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है। अब आप कैसे पता लगाओगे? जैसे मान लो मैंने क्या कहा, ऑक्साइड क्या होते हैं? यदि कोई तत्व, यदि कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से क्रिया करके, यदि कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से क्रिया करता है, कोई भी एलिमेंट हो जो ऑक्सीजन से क्रिया कर सकता है, तो वो क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। सिंपल सी बात है। अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व, चाहे वो P ब्लॉक का हो, S ब्लॉक का हो, D ब्लॉक का हो, F ब्लॉक का हो, कोई भी तत्व जो किसके साथ अभिक्रिया करता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, वो क्या बनाता है? ऑक्साइड्स बनाता है। अब आपसे कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल देती हूं, जैसे आपको CO दे दिया, जैसे आपको N2O दे दिया, जैसे आपको NO दे दिया, ठीक है। अदरवाइज कोई भी एग्जांपल दे सकता है, जैसे आपको H2O दे रखा है। यानी कि एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, बस ऑक्सीजन साथ में होनी चाहिए। और अगर ऑक्सीजन से कोई एलिमेंट अभिक्रिया कर रहा है तो वो ऑक्साइड बना रहा है। अब आपसे पूछ लिया गया कि निम्न में से कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड है, न्यूट्रल है, आप तो हो गए कंफ्यूज। आप क्या कहेंगे कि मैम हम कैसे पता लगाएं? जैसे मान लो मैंने आपको रटवाने के लिए लिख दिया कि लिख लो ये अम्लीय ऑक्साइड है, ये क्षारीय ऑक्साइड है, ये उदासीन है, ये उभयधर्मी है, तो ऐसा कैसे चलेगा? हम कितनी चीजें को रट्टा मारेंगे भाई? कुछ चीजें जिसको आप कंसेप्ट वाइज समझ सकते हो उसको तो समझो कम से कम।
तो कोशिश करो, इन चीजों को छोड़ो। अब सवाल ऐसे पूछ लिया गया तो आप बोलोगे मैम हम कैसे पता लगाएंगे, कार्बन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, सबके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम देखते ही पता लगा ले कि ये न्यूट्रल है, ये उभयधर्मी है, ये एसिडिक है, ये बेसिक है। तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो सिंपल सा तरीका है, आप कैसे पता लगाओगे? देखो, सबसे पहले तो ये तो समझ में आ ही गया कि ऑक्साइड क्या होते हैं। क्या होते हैं? अगर कोई एलिमेंट, कोई भी तत्व है, चाहे वो एस ब्लॉक का होगा, चाहे वो पी ब्लॉक का होगा, चाहे वो डी ब्लॉक का होगा, ठीक है, कोई भी तत्व अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो वो क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कि आपको कुछ हेडिंग लिखनी है जिसमें सबसे पहले आप लिखो बेसिक ऑक्साइड। कि आपसे पूछ लिया जाए कि क्षारीय ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड। अब आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि डेफिनेशन बताओ, आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि क्षारीय ऑक्साइडों की डेफिनेशन बताओ कि बेसिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बट आपको 3-4 एग्जाम्पल देके, अलग अलग एग्जाम्पल देके, अलग अलग ऑप्शन देके ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा एक बेसिक ऑक्साइड है, कौन सा एक एसिडिक ऑक्साइड है, कौन सा एक न्यूट्रल है, कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, अब आप कैसे याद रखेंगे? ये आपने क्या लिख रखा है? भवानासी ज्योति ज्योति, भवानासी ज्योति मैम क्या लिख रहे हैं आप? देखो, बेसिक ऑक्साइड, क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइडों को आप कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिखती हूं आपके सामने, एग्जाम्पल से ज्यादा पता लगेगा। जैसे मैंने लिखा Na2 सोडियम ऑक्साइड, क्या है? Na2 सोडियम ऑक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल, अदरवाइज कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे लिख लिया आपने बेरियम ऑक्साइड, BaO, ठीक है। तीसरा आपने लिख लिया कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं जो ऑक्साइड पॉसिबल हैं, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल क्षारीय ऑक्साइडों के हैं, सोडियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अब आप याद कैसे रखेंगे? याद करने का तरीका, मुझे एक बात बताओ, ये तीनों जो तत्व हैं, सोडियम, बेरियम हो गया और कैल्शियम हो गया, ये तीनों जो तत्व हैं ये किस ब्लॉक के तत्व हैं? किस ब्लॉक में आते हैं? अगर आपको नहीं पता तो देखो मैं दिखा देती हूं आपको किस ब्लॉक के तत्व हैं। ये देखो, आपको शायद दिख रहा होगा, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल आप देख पा रहे हैं? देखो ध्यान से, ये जो ब्लॉक होता है अपना, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ये जो ब्लॉक होता है जिसमें 2 वर्ग आते हैं, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक, ठीक है। देखो पास से देखना, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। आपने देखा एस ब्लॉक में मैम ये रहा सोडियम, सोडियम है, फिर आप क्या कहेंगे मैम इसके पास में ये रहा बेरियम, बेरियम भी है, ठीक है। इसके बाद आप कहेंगे मैम कैल्शियम, ये रहा मैम कैल्शियम, ये कौन सा है? कैल्शियम है। मींस जो मैंने तीनों एग्जाम्पल लिखे हैं तीनों तत्व के, ये किस ब्लॉक के तत्व हैं? एस ब्लॉक के, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अब ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, और ये बात पता तब होगी जब आप इस पीरियोडिक टेबल को अच्छे से याद रखेंगे। और पीरियोडिक टेबल आपको बना बना के याद करनी है, नाम लिखने हैं बार बार में। आज एस ब्लॉक को याद किया, कल पी ब्लॉक को किया, फिर डी ब्लॉक को किया, फिर एफ ब्लॉक का किया, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि ये हो गया सोडियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, ये सारे किसके तत्व है? एस ब्लॉक के। तो एक बात आप नोट लगा के लिख लेंगे कि एस ब्लॉक के तत्व के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। कैसे होंगे? क्षारीय ऑक्साइड होंगे। ये एक सिंपल तरीका आप याद रख सकते हैं, ये एक सिंपल तरीका आप क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल सीमा, आपकी बात भी ठीक है, बट अच्छी है, सही बात है, आपने कुछ याद कर रखा है। आपको कैसे याद रखना है? तो अगर आपको एस ब्लॉक के तत्व याद है, भाई देखते ही पता लगा लिया कि सोडियम है लीना, है लीना, सोडियम आ गया, किसमें आता है? एस ब्लॉक में। है लीना कर रब से फरियाद, इसमें तो नहीं हुआ। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, तो बेटा मांगे कन्या कैल्शियम
आ गया। सुंदर, बाप, बाप बेरियम किसमें आता है? एस ब्लॉक में आता है। ठीक है, तो एस ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स हैं वो उनके जितने भी ऑक्साइड्स बनते हैं, ये सारे ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और वो ऑक्साइड कौन कौन से पॉसिबल हैं? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है, Na2O दे रखा है, जैसे BaO बेरियम ऑक्साइड दे रखा है, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड मैंने आपको दे रखा है। अब एक बार क्लास को शेयर करो, मैं भूल जाती हूं, तुम लोग करते नहीं हो। क्लास को शेयर करो। क्लास को शेयर करो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। ये अभी कुछ लिख रहा था ना एक भाई, दोबारा लिख तू, एक बार लिख, दोबारा टाइप कर। फर्जी चैनल ऐसे कुछ बोला है ना इसने, एक बार दोबारा टाइप कर तू। शर्म नहीं आती तुम लोगों को कुछ भी बोलते हुए, जब कुछ कर नहीं सकते? ये प्रकाश खिलेरी मीरपुरा, क्या बोल रही हो तुम? समझ में नहीं आता तुझे? काम कर रहे हैं हम, हमारा फ्री लाइव क्लास दे रहे हैं और अच्छे से समझा रहे हैं, और ऐसे ही चलते रहोगे ना तुम कभी सक्सेस नहीं हो सकते। कम से कम आगे नहीं बढ़ सकते तो दूसरों की टांग तो मत खींचो, उनको तो आगे जाने दो। ये फालतू बकवास करनी है तो आप यहां से जा सकते हैं। बेवकूफी करनी होती है तो अच्छी जगह पे किया करो ना। तू चला ले सही, तुझे चलाना है तो। बेवकूफ समझ रखा है सबको। तूने चला रखा है क्या प्रकाश खिलेरी? तूने चला रखा है क्या? तू है क्या उसका डायरेक्टर जो यहां हमें सिखाने के लिए बैठा है? अपना काम कर और जाना इस चैनल से, हट जा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो चला ले फिर, यहां क्यों आया मुझे ये बताना। अगर तेरी औकात होती ना तो तू यहां आके ये नहीं बोलता। एक बात मैं बता देती हूं, जो अच्छा काम करता है ना वो कभी दिखाता नहीं है, और अगर तुम अच्छा काम करते हो ना तो कभी दिखाने के लिए दूसरे चैनल पे आके ये नहीं बोलते। तुझे कुछ पता नहीं है अभी तक, गहराई में जाके कोशिश कर। जब तक पढ़ाई नहीं करोगे, तैयारी नहीं करोगे, दूसरों की टांग खींचने में लगे रहोगे, तब तक तुम बेरोजगार ही रहोगे। इस बात का भी तुम ध्यान रखना। ना गवर्नमेंट कुछ कर सकती, ना तुम खुद कुछ कर सकते, ना तुम्हारा टीचर कुछ नहीं कर सकता। तुम बेरोजगार ही रहोगे हमेशा। चलो ध्यान दो, याद रख लेना, एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर ये किसी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं तो ये कैसे ऑक्साइड होंगे? मेरी क्लास से निकल जा, सही रहेगा। निकल जा प्रकाश खिलेरी, सही रहेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी, मान लेना। बेसिक ऑक्साइड है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्यों? रीजन है इसका, क्योंकि जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या करेंगे? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स ऑक्साइड बनाते हैं, और जितने भी ऑक्साइड है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, बेरियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये सभी ऑक्साइड मिलकर क्या करते हैं? यहाँ पे एक बेसिक नेचर लेके आते हैं, एक उदासीन नेचर दिखाते हैं। ठीक है, अब चलो, तो बेसिक नेचर की हमने बात कर ली है कि एस ब्लॉक के जो तत्व हैं, अगर ये कोई ऑक्साइड बनाते हैं तो ये कैसे होंगे? क्षारीय ऑक्साइड होंगे, बेसिक ऑक्साइड्स होंगे। सेकंड हेडिंग आप लिखेंगे एसिडिक ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड। अब पढ़ने पे ध्यान दो, कोई बात नहीं करेगा। अगर शर्म आएगी तो अपने आप चला जाएगा, तुम पढ़ने पे ध्यान दो। बेशरम लोग हैं, ऐसे ही करते रहते हैं। अम्लीय ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड किसकी बात करेंगे हम? एसिडिक ऑक्साइड की बात करेंगे, अम्लीय ऑक्साइड की बात हम करेंगे। ठीक है, चलो
देखो एसिडिक ऑक्साइड के मैं कुछ एग्जांपल देती हूं आपको। देखो एग्जांपल अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ एग्जांपल मैं देती हूं आपको एसिडिक ऑक्साइड के, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल आपके पास में है B2O3, बेरियम ऑक्साइड, बोरोन। बी क्या है यहाँ पे? बोरोन। बोरोन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या करता है? ऑक्साइड बनाता है। जैसे मेरे पास क्या हो गया? B2O3 हो गया। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी कैसा ऑक्साइड है? एक अम्लीय ऑक्साइड है, एक एसिडिक ऑक्साइड है। अगला एग्जांपल जैसे SiO2 हो गया। सिलिकन, सिलिकन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या कर सकता है? ऑक्साइड बना सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गया, जैसे N2O3 हो सकता है। क्या हो सकता है? N2O3 हो सकता है। तो ध्यान दो कि मैंने कुछ एग्जांपल लिखे आपके सामने एसिडिक ऑक्साइडों के, अम्लीय ऑक्साइडों के। जैसे मैंने लिख दिया B2O3, क्या लिख दिया? B2O3। बोरोन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? कुछ ऑक्साइड्स बनाता है, जैसे B2O3 हो गया। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जैसे सिलिकॉन है, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना सकता है? ऑक्साइड बना सकता है, सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया। नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। अब मुझे एक बात बताओ कि कहीं आपको लग नहीं रहा कि ये सारे के सारे तत्व किसके हैं? पी ब्लॉक के। आपको पता लग रहा है? ये जितने भी मैंने एलिमेंट्स यहां लिखे हैं, बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? है ना सारे के सारे? 100% बात है, ये क्लियर है कि यहां पे ये बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे किसके तत्व हैं? पी ब्लॉक के तत्व हैं। अगर आपके पास बुक लेके आप बैठे हो तो आप देख भी सकते हैं। ठीक है, देखो यहां पे मैं दिखा सकती हूं। यहां पे देखो ये हो गया आपका बोरोन। ये सारा का सारा जो ब्लॉक होता है, कोशिश करना समझने की थोड़ा सा, ये कौन सा ब्लॉक होता है? आपका पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ये बोरोन हो गया, किसमें आ रहा है? पी ब्लॉक में। ये कार्बन हो गया, किसमें आ रहा है? पी ब्लॉक में। ये नाइट्रोजन हो गया, किसमें आ रहा है? पी ब्लॉक में। ये सिलिकॉन हो गया, ये किसमें आ रहा है? पी ब्लॉक में। तो सारे के सारे एलिमेंट्स किसके हैं? पी ब्लॉक के हैं। किसके हैं? पी ब्लॉक के। यानी एक बात हमें समझ में आई कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो ऑक्साइड बनाते हैं, ये सारे के सारे ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। ये ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? कैसे होंगे? एसिडिक प्रकृति के होंगे। ठीक है, बिल्कुल रमेश योगी। पी ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग आते हैं? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 वर्ग किसमें आते हैं? पी ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, याद रखना। तो ये बात आपकी क्लियर है कि बेसिक, देखो याद कैसे करना है। बेसिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? तो बेसिक ऑक्साइड वे होंगे जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट जो भी हैं आपके, वो सभी कैसे बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और जो पी ब्लॉक के जितने भी आए, पी ब्लॉक में 13, 14, 15, 16, 17, 18वां वर्ग आता है, और आपको ये याद करना ही पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके एलिमेंट्स है? पी ब्लॉक के। तो पी ब्लॉक के तत्व जितने भी ऑक्साइड बनाते हैं, सारे कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। कैसे होंगे? एसिडिक होंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? क्लास होती है डेली 11 से 12। अब आप नेक्स्ट लिखो उभयधर्मी। नेक्स्ट लिखो आप उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी का मतलब समझ गए? जो अम्लीय भी हो सकते हैं, जो क्षारीय भी हो सकते हैं, यानी जो दोनों तरीके का व्यवहार कर सकते हैं, बिहेव कर सकते हैं, कि जो क्षारीय भी हो और क्या हो? अम्लीय भी हो। जैसे नहीं देखा क्या, दो मुंह के लोग होते हैं, आगे कुछ बोलते हैं, पीछे क्या बोलते हैं, तो वो उभयधर्मी तो होते हैं। और होते क्या? ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आप तीसरे नंबर पे लिखेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड यानी आप लिख सकते हैं कि एसिड और बेस, एसिड प्लस बेस, अम्लीय और क्षारीय दोनों के जैसा व्यवहार करते हैं, दोनों के जैसा बिहेव करते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, फॉर एग्जाम्पल, और इनको भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस हम समझेंगे, हमें याद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखो आप, जैसे आपका हो गया क्रोमियम ऑक्साइड, CRO,
जैसे आपका हो गया क्रोमियम ऑक्साइड CrO, ठीक है। और जैसे आपका हो गया Cr2O3, ये भी क्रोमियम का ऑक्साइड ही है। ये कैसा है, देखो ये क्रोमियम ऑक्साइड है CrO, और ये क्या हो गया Cr2O3 हो गया, ठीक है। अब देखो CrO तो कैसा होता है, ये तो क्षारीय ऑक्साइड होता है, बट अगर हम Cr2O3 की बात करें तो ये कैसा होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। उभयधर्मी का मतलब ये एसिडिक भी दिखा सकता है तो बेसिक भी दिखा सकता है, ये क्षारीय व्यवहार भी कर सकता है तो अम्लीय व्यवहार भी कर सकता है। कौन, Cr2O3, जबकि है तो क्रोमियम का ऑक्साइड ही। जब क्रोमियम केवल क्रोमियम और ऑक्सीजन था तो एक क्षारीय प्रकृति का था, और जब ये क्रोमियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, Cr2O3 बना रहा है, तो ये क्या बन रहा है, उभयधर्मी ऑक्साइड बन रहा है। अब क्या होगा नेक्स्ट कुछ एग्जांपल, जैसे क्रोमियम का ही तीसरा एग्जांपल लो, CrO3। एक ऑक्साइड और होता है क्रोमियम का CrO3, ये कैसा होता है, अम्लीय होता है। ये कैसा होता है, अम्लीय होता है। यानी कि देखो जो क्षारीय भी होता है और अम्लीय भी होता है, दोनों तरीके के नेचर दिखाता है, दोनों तरीके के बिहेव दिखाता है, उसे आप क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड उसे आप कह सकते हैं। क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये क्रोमियम है, ये यहां पे आ रहा है, ये रहा, ये क्रोमियम है, और ये कौन सा ब्लॉक होता है, आप क्या कहेंगे, मैम ये डी ब्लॉक होता है। कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक होता है। यानी बेसिकली अगर अपन बात करें तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली ऐसा ही बिहेव करते हैं, ये बेसिकली ऐसा ही बिहेव करते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो हमेशा उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं, जिसमें कुछ एसिडिक भी हो सकते हैं तो कुछ कैसे हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, एग्जांपल बार बार में पूछा गया है, याद रख लेना। अगर CrO आता है तो वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। CrO3 आता है, CrO3 आता है तो कैसा होता है, अम्लीय होता है। और Cr2O3 होता है तो कैसा होता है, उभयधर्मी होता है। बिल्कुल अशोक, तीसरे वर्ग से लेके 12वें वर्ग के सारे सदस्य किसके होते हैं, डी ब्लॉक के होते हैं। किसके होंगे, डी ब्लॉक के होंगे। आई बात समझ में। याद रख लेना इस बात को। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होंगे, जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरीके का बिहेव करते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और ऐसा व्यवहार कौन दिखाते हैं, डी ब्लॉक के। रिवाइज करो, एस ब्लॉक के एलिमेंट कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड। पी ब्लॉक के एसिडिक ऑक्साइड, डी ब्लॉक के दोनों मिला के। अब देखो याद कैसे रखोगे, दोनों के बीच में आता है ना, ये एस ब्लॉक हो गया और ये कौन सा हो गया, पी ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में कौन आता है, डी ब्लॉक। तो दोनों के कैरेक्टर दिखाता है, एस के भी दिखाता है, पी के भी दिखाता है। मींस ये क्षारीय बना रहा था, ये अम्लीय बना रहा था, तो डी ब्लॉक के कैसे हो गए, उभयधर्मी हो गए। क्षारीय भी होगा तो अम्लीय भी होगा, ठीक है। ये हो गए आपके उभयधर्मी ऑक्साइड। अब आप नोट लगा के कुछ उदासीन ऑक्साइड लिख लो, न्यूट्रल। कुछ ऐसे ऑक्साइड भी होते हैं जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो उनका एग्जाम्पल ज्यादा पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से ऑक्साइड है वो न्यूट्रल है। तो कुछ गिने चुने 2-3 हैं, वो आपको नाम याद रखना है। तो अब आप हेडिंग लिख लो, न्यूट्रल, न्यूट्रल ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड। ठीक है, जैसे न्यूट्रल का मतलब तो समझ गए, ना तो एसिडिक, भाई एसिडिक भी नहीं होता तो बेसिक भी नहीं होता, यानी न्यूट्रल है। और न्यूट्रल के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल तो आपको याद ही रखने। भाई न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से हो सकते हैं, तो आप एग्जाम्पल लिख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड में N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड में N2O, और एक NO। ये तीनों के तीनों ऑक्साइड है, ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। अदरवाइज और कोई आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं एस ब्लॉक के आएगा तो आप क्षारीय बताएंगे, पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट ऑक्साइड बना रहा है तो आप क्या बताएंगे, एसिडिक बताएंगे, ठीक है। और अगर डी ब्लॉक का बना रहा है तो आप क्या कहेंगे,